हम अपने लाइफ में हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकांश के साथ हमारे कार्मिक कनेक्शन हैं ऑलरेडी। खासकर जहां भी इमोशनल कनेक्शन है, जहां भी कोई भी इमोशन जुड़ा है, पॉजिटिव या निगेटिव, दोनों ही केस में कार्मिक कनेक्शन है। अब ये कर्मा क्या है, कार्मिक कनेक्शन क्या है, इसको प्रॉपर हम समझते हैं। जो सोल की जर्नी जब स्टार्ट होती है तो 7 सोल्स के ग्रुप में जर्नी स्टार्ट होती है। 7 सोल का पहले छोटा ग्रुप होता है, फिर 7 सोल ग्रुप का बड़ा ग्रुप है। सोल फैमिली, सोल कम्युनिटी, सोल क्लैन, सोल नेशन, ग्रुप में जर्नी स्टार्ट होती है। सोल के बीच में एग्रीमेंट है कि हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे कॉन्ट्रास्ट को समझने के लिए। देखिए, आध्यात्म जो आत्माओं की दुनिया है उसमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, वहां पे तो सब कुछ दिव्य ही दिव्य है। तो अगर मछली हमेशा पानी में रहे तो उसको पानी का महत्व समझ में नहीं आता। हम हमेशा डिवाइन में रहें, डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव, तो हम उसके महत्व को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को हम ऐसी दुनिया में धरती लोक पे लाते हैं जहां पर इसका अपोजिट भी है, जहां पे इसका लैक भी है। लाइट है तो अंधेरा भी है, लव है तो हेट भी है। नील डोनाल्ड बॉस ने एक स्टोरी बुक लिखी हुई है, बहुत प्यारी सी है। स्टोरी के माध्यम से लिटिल सोल को, लिटिल सोल अपने अपना अपने आप को जानना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है। तो स्पिरिट की दुनिया में तो कोई कॉन्ट्रास्ट है नहीं, मैं क्या हूं। तो फिर सोल का एग्रीमेंट है कि आई विल बी कॉन्ट्रास्ट फॉर यू। लेकिन इस बात को जब हम नीचे आते हैं तो हम भूल जाते हैं, और वही हमारे लिए कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस कर्मा बनने लगता है। कर्मा जो है वो वास्तव में अपने आप को, इस सृष्टि को, इस दुनिया को जानने का एक माध्यम है। हम अनुभव लेना चाहते हैं, अनुभव लेने के लिए हम अलग अलग चीजें करते हैं, करते तो हैं वो ठीक है। बेबी सोल के रूप में, यंग सोल के रूप में एक्सपीरियंस प्रायोरिटी होती है। तो उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए हम कुछ भी करते हैं, और उसको करने में कहीं भी हमने अगर बैलेंस खराब कर दिया तो उस बैलेंस को रीस्टोर करने के लिए हमें सिमिलर एक्सपीरियंस से गुजरना होता है। और जब सिमिलर एक्सपीरियंस से जब तक हम ना गुजरे तब तक हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे विचारों का, हमारे एक्शन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे एक एक एक्टिविटी का। हम क्या शॉपिंग कर रहे हैं, हम क्या चीजें खरीद रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या है। हम जब मस्ती में होते हैं तो उसको बात को हम वरिशम नहीं होते, लेकिन हमारे हर एक डिसीजन का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो उनको हमें समझना है। नहीं समझते हैं तो हमारी लाइफ में परेशानी आती है, बीमारी आती है। और इसको, बीमारी को ठीक करने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी धरती पर डिसेंड हुआ डॉक्टर ब्रायन वाइस के माध्यम से, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। वैसे कई सारे पास्ट लाइफ पायनियर हैं, लेकिन डॉक्टर ब्रायन वाइस चूंकि मेडिकल डॉक्टर हैं तो इनका वर्क ज़्यादा पॉपुलर हुआ। 7 किताब इन्होंने लिखी हुई है। मिरेकल्स हैपन जो इनकी सेकेंड बुक है वो सबसे अच्छी है, जिसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, पूर्व जन्म चिकित्सा के चमत्कार। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस मेनली थेरेपी पर्पज से यूज करते हैं कि जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, कर्मों के कारण रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग इश्यूज भी हो सकते हैं। तो वो ठीक हो जानी चाहिए बातों को समझने से। इनकी पहली किताब जो है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दो दो बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनकी जो पेशेंट, इस मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर जो पहली किताब है उसमें सिर्फ एक ही
पेशेंट की स्टोरी है जिसको नाम कैथरीन उन्होंने रखा है। वो कैथरीन एक हिप्नोटिक सेशन में ब्रायन वाइस के फादर जो कई साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं उनकी आत्मा से बात करने लग जाती है। और ब्रायन वाइस का एक यंग बेटा जो बहुत कम उम्र में कुछ सप्ताह में एक रेयर हार्ट डिजीज के कारण एक्सपायर हो गया था, उसके सोल से कम्युनिकेट करने लग जाती है। डॉक्टर ब्रायन वाइस इस बात को जानता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री को जानने का कोई कैथरीन कोई स्कोप नहीं है कि वो जाने कि पब्लिक लाइफ में कहीं पे ये बात ओपन नहीं है। और एक बहुत एक रेयर बट इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जेनोग्लोसिया। पीएलआरटी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में कभी कभी जो सब्जेक्ट है वो पास्ट लाइफ में अगर किसी दूसरे कंट्री किसी ऐसे सिविलाइजेशन में अपने आप को पाता है और वहाँ का लैंग्वेज भी बोलने लग जाता है। ऐसा इंसिडेंट डॉक्यूमेंटेड है प्रॉपर डॉक्टर ब्रायन वाइस के सेशन में, डॉक्टर न्यूटन को डायबिटिक सेशन में, कि जो सब्जेक्ट है वो चाइना में अपना पास्ट लाइफ देखा और सेशन के दौरान ही अंदर में चाइनीज ट्रांसलेट करने लग गया, चाइनीज बोलने लग गया। इस लाइफ टाइम में वो कभी चाइना नहीं गया, कभी चाइनीज नहीं आती है उसको। दूसरे लैंग्वेज को बोलना का ये जो रेयर फीचर है ये जेनोग्लोसिया कहलाता है। ये तो खैर पीएलआरटी के वेरिफिकेशन की बात हुई। कार्मिक कनेक्शन की करने समझने की बात है कि जो कर्मों का जो कनेक्शन होता है सोल ग्रुप के अंदर में से, मुख्यतः हमारे 7 जो सोल ग्रुप हैं उसमें ही हमारे कार्मिक कनेक्शन होते हैं। बाहर और डिस्टेंट भी हो सकते हैं। जैसा हमने कुछ पहले कभी डिस्टर्बिंग चीज, अनबैलेंसिंग चीज कर दिया हो, किसी को हर्ट करना, किसी को कोई वायलेंस, कोई इंटरफेरेंस, तो जो कर्मा है ना वो इमोशन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वैसे इमोशन से भी थोड़ा पता चलता है। जहां पे भी जब हम साधना में गहरी उतरेंगे तो इमोशन से हायर चीजें भी होती हैं, वो हम थोड़ा समझ पाएंगे। जो कर्म के अंदर आता है इमोशन जो है वो मनोमय कोष के लेवल की बात है, मन की लेवल की बात है। जो कॉजल बॉडी में कर्मा है वो इमोशन से ज्यादा डीपर और हायर है। क्योंकि ये समझने के लिए डिस्टिंक्ट किया गया है, फंक्शनली प्रैक्टिकली खासकर बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो सब एक ही लगता है। लेकिन उसमें भी क्वालिटेटिव डिफरेंस है। पास्ट कर्मास को समझने के लिए 2-3 बातें कि पिछले जन्म के जो कर्म हैं उसमें जो पैटर्न होता है वो कंटिन्यू रहता है। मिरेकल हैपेंस बुक में ही डॉक्टर ब्रायन वाइस कई सारी केस स्टडीज इसमें मेंशन किए। हर चैप्टर में 3 से 5 केस स्टडी है। बहुत रिच कंटेंट है इस किताब में। एक स्टोरी मैं इसमें मेंशन कर रहा हूं कि एक लेडी है जिसका नाम फेथ है। वो पास्ट लाइफ में देखती है सेशन में कि एक सेम बंदा हर लाइफ टाइम में उसको डिच कर रहा है। वो लव रिलेशनशिप में आते हैं, कमिटमेंट होते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है तो अचानक से वो पर्सन चला जाता है। और ऐसा 3 लाइफ टाइम में उसे हुआ और इस लाइफ टाइम में भी वो पर्सन उसके लाइफ में है। तो जब वो पैटर्न ये समझ में आता है कि ऐसा तो हो रहा है, तो अब वो अपने आप को हर्ट नहीं होने देगी। ये उसको बात समझ में आई और उस सेशन से उसका हार्ट ब्रेकअप का जो पेन है वो सबड्यू हुआ। देखिए यहां पे एक बात और भी ये समझनी है कि जब हम पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसके बाद कोई आपको किसी को कर्स नहीं करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। देखिए लाइफ जो है वो एक प्ले है, वो एक लर्निंग गेम है। इसमें दूसरे पर्सन के माध्यम से हम अपने डिवाइन नेचर की तरफ जा रहे हैं, मुड़ रहे हैं। अगर हम कर्ज करते हैं, कंप्लेन करते हैं,
तो ये अपने आप में एक फ्रेश कर्मा है, एक नया कर्मा है। बिना कर्ज किए, बिना कंप्लेन किए, जहां पे आपको कोई निगेटिव कार्मिक पैटर्न समझ में आया, देखिए ये निगेटिव पैटर्न है कि दूसरा पर्सन आपको हर्ट कर रहा है। हमारे भीतर सेल्फ लव इतना हो, अंडरस्टैंडिंग इतनी हो कि हम हर्ट को अलाउ ना करें, विदाउट कंप्लेन, विदाउट ब्लेम, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, दैट एनवायरमेंट। और इस तरह से निगेटिव कार्मिक चेन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब देखिए कर्मा के अंदर पॉजिटिव कर्मा भी है, नेगेटिव कर्मा भी है, लेकिन कर्मों के बारे में जब जनरली बात जब होती है तो अगर सफरिंग चल रही है तो वो निगेटिव कर्मा के सेंस में ही है। निगेटिव कर्मा के प्रॉब्लम से हम पहले निकल जाएं और फिर हम देखेंगे कि पॉजिटिव कर्मा से हम कैसे आजाद हो सकते हैं। कार्मिक पैटर्न को समझने के अलावा एक दूसरी बात जो समझनी है, बैलेंसिंग कर्मा। एग्जाम्पल से समझिए कि दो सोल हैं, एक ए और बी। एक लाइफ टाइम में ए जो है वो बी को धोखा दे रहा है, बी को बात समझ में आई, अगले जन्म में बी भी शक्तिशाली है। देखिए जब एक पैटर्न है जिसमें दूसरा जो विक्टिम हुड को समझ रहा है कि, और वो अपने आप को कमजोर समझता है, वो सफर करता रहता है। दूसरा है कि वो कमजोर नहीं है, वो सफर नहीं करता, वो बदला लेता है। तो बी ए को हर्ट करता है, मारपीट हुई, दूसरे की हड्डी पसली तोड़ दी। अगले लाइफ ए ने, एक लाइफ टाइम में ए ने बी की तोड़ दी, अगले टाइम में बी ने ए की तोड़ दी। और इस तरह से टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा गेम चलता रहता है। और इस बीच में जहां कहीं पर नहीं टिट फॉर टैट कर पाते हैं वहां पे विक्टिम मोड आ जाता है, ब्लेम गेम आ जाता है। और इस तरह से ये आपको टेलीविजन की दुनिया में आपको ज्यादातर ऐसे ही गेम आपको दिखेंगे। हमको ये समझना है कि हम विक्टिम नहीं हैं। इस बात को अगर हम समझें, आवर इसेंशियल नेचर इज डिवाइन, डिवाइन सोल। ये अनुभव का पार्ट है समझने के लिए कि हाँ, कॉन्ट्रास्ट को समझें तो फिर हम लव को, लाइट को, डिवाइन को ज्यादा वैल्यू कर पाते हैं। बिना एक्सपीरियंस के अपने आप को जानना स्लो प्रोसेस होता है। इसलिए कहा जाता है कि देवता भी इंसानों के रूप में आने पर तरसते हैं। पृथ्वी रिलम से, इंसान योनि से निर्विकल्प समाधि तक पहुंचना, मोक्ष को पहुंचना पॉसिबल है, आसान है। क्लाउड एटलस एक बहुत अच्छी मूवी है, उसमें इस कार्मिक स्टोरी गेम को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये पैटर्न ऑफ कर्मा, बैलेंसिंग ऑफ कर्मा के अलावा कर्मा से रिलेटेड एक और अच्छी बात है, वो क्लाउड एटलस में है कि जो मतलब पैटर्न वाली बात भी आती है। जब पैटर्न ऑफ हर्ट समझ में आया और उसके बाद करेज से उसका बैलेंस करने का सोचे, ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों को हेल्प करने की सोचे, तो ऐसे हमारे हर एक एक्ट ऑफ काइंडनेस हमारे कार्मिक अकाउंट में पॉजिटिव कर्मा को ऐड करता है और फ्यूचर को, नए फ्यूचर को हम बर्थ देते हैं, मतलब नए फ्यूचर को हम क्रिएट करते हैं। तो कर्मा के लेवल पे जब हम समझते जाएं, इंडिविजुअल कर्मा है और ग्रुप कर्मा है। हमारे अपना व्यक्तिगत, और फिर हम जिस ग्रुप के हैं, 7 सोल का ग्रुप में, उसमें जैसे जैसे आपका इवोल्यूशन हुआ, दायरा बड़ा होता गया, तो ये 7 से और ज्यादा भी आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। आवर लाइव्स आर नॉट आवर ओन, सिर्फ हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी भी हमारी जिंदगी है। हर जगह पर हम जो काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं,
सभी का प्रभाव होता है। ये तो पॉजिटिव सेंस में है। अगर कोई बेहोश है, सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन सोच रहा है कि हाँ मुझे इतने करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, तो फिर वो क्राइम भी करता है, और क्राइम करता है तो निगेटिव साइकिल में जाता है। हर जगह पर हम पॉजिटिव क्या कर सकते हैं वो करने की सोचें। सिर्फ न्यूट्रल करने से हम जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में रहेंगे। बेहतर होना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए कहां पर काइंडनेस करने की पॉसिबिलिटी है, कहां पर सेवा करने का प्रभाव है, पॉसिबिलिटी है, वहां पर हम करें। और कोई भी बेचारा और बेचारी नहीं है। लेकिन ये बात, कर्मों की इतनी बातें समझने के लिए भी एक अच्छा इंटेलेक्चुअल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल चाहिए। अब ये बिल्कुल, ये एडवांस बातें कर्मा की अगर आप बिल्कुल बेबी सोल को कह देंगे, यंग सोल को कह देंगे, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे तो कोई बेचारा और बेचारी नहीं है, लेकिन जो नहीं समझ सकता उसको इतना बातें बताने के बजाय सिर्फ हेल्प करना, जितना हेल्प कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। और हम सभी की कैपेसिटी बहुत है, अगर हम ठीक से देखें तो अपनी कैपेसिटी को हम कम आंकते हैं बहुत बार। कोई बेचारा और बेचारी नहीं है, लेकिन जब कोई भूख से मर रहा हो तब उसको नहीं बोलना है कि ये तो तुम्हारे कर्म है, तब तो उसको भोजन देना है। कोई नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ पा रहा, तो उसको पढ़ने को हेल्प करना है, जहां भी जो भी जैसा हेल्प कर सकते हैं। और इस कर्मा को बैलेंस करने के लिए एक होपोपोनो फॉरगिवनेस प्रेयर है, जो थोड़ा न्यू एज में थोड़ा काफी पॉपुलर हुआ है और काफी पावरफुल भी है। हवाई जेल में, हवाईयन आइलैंड है, वहां पर एक मेडिकल डॉक्टर ने जेल में ये एक्सपेरिमेंट किया था। जेल में जो कैदी थे उनके लिए उसने फॉरगिवनेस प्रेयर किया, उनके बिहाफ पे, और पाया गया कि उनके वायलेंट बिहेवियर में कमी आई। डॉक्टर जो विटाले ने होपोपोनो फॉरगिवनेस प्रेयर को पॉपुलराइज किया है। जहां कहीं भी हमको ये बात रियलाइज हो कि कुछ निगेटिव कर्मा मेरा है, जहां पे भी हमारी सफरिंग है, कोई भी ऐसी बीमारी है जिसको हम सिंपल ढंग से, सिंपल प्राकृतिक ढंग से नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी क्रोनिक डिजीज में कर्मों का रोल है। डॉक्टर ब्रायन वाइस, जिन्होंने 7 किताबें लिखी हैं मिरेकल हैपेंस, इनकी एक पुस्तक है थ्रू टाइम इनटू हीलिंग। आप किसी भी डॉक्टर को अगर जानते हैं तो वो किताब आप उनको गिफ्ट करें, वो बहुत अच्छी किताब है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरा कंसेप्ट उसमें दिया है। तो थ्रू टाइम इनटू हीलिंग बुक में डॉक्टर ब्रायन वाइस कहते हैं कि जो चारों तरफ दुनिया में बीमारियां हैं उसमें से 60%, 70% बीमारियां तो पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से है। 60% केसेस में अगर हम कर्मों के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लें थ्रू PLRT और थ्रू मेडिटेशन, इट इज पॉसिबल टू हील डिजीजेस। बिना दवा बीमारियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि कनेक्शन क्या है, कहां पर क्या कर्मा है। नहीं समझ में आए तो इन जनरल होपोपोनो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। सबसे मेन पहले कि ये 2 लाइन ही है। अगर हम किसी पर्सन को जानते हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में निगेटिव है, तब तो उस पर्सन को डायरेक्टेड हम मन में सोचते हुए बोल सकते हैं मानसिक रूप से, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी। पहले मेन ये 2 हैं। फिर ये 2 निगेटिव को कम करेंगे, निगेटिव कार्मिक कनेक्शन को कम करेंगे। फिर थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने के लिए है थैंक यू, आई लव यू। निगेटिव हटाने के बाद पॉजिटिव भी लाना जरूरी होता है, वैक्यूम कहीं पे नहीं रहता। और इस मामले में बहुत पावरफुल केस स्टडी मैं बता रहा हूं। मैगस ऑफ जावा एक बहुत अच्छी किताब है, इंडोनेशिया के एक मिस्टिक जॉन चैंग की कहानी है। उनका शिष्य है कोस्टा डैनोस, उसने ये स्टोरी लिखी है। उसमें एक स्टोरी है कि एक डॉक्टर होता है और उस डॉक्टर की एक छोटी बेटी है, उसको कैंसर हो जाता है। और कैंसर है और उस कैंसर में फिर कैंसर की सर्जरी प्लान की गई। किसी बंदे ने उसको बताया कि जॉन चैंग
जो है मिस्टिक है वो हीलिंग वगैरह करता है, वो डॉक्टर मिलने आया। तो जॉन चैंग उसे बोलता है कि तुमने बहुत गलत ढंग से पैसे जमा किए हुए हैं, तुम्हारे कर्मा बहुत हैवी हैं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हारे पास जितना धन है उसका 30% तुम गरीबों में दान करो, और रोज सूर्यास्त के बाद भोजन तुम ना करते हुए, फास्ट करते हुए प्रे करो रोज रात में। 15 दिन ऐसा करो, उसके बाद माना, उसके बाद मैं कुछ बात करूंगा, कुछ कर सकता हूं, उसके पहले तो तुमने बहुत गलत काम किए हुए हैं, आई कांट हेल्प। अब मिस्टिक का, गुरुओं का ज्यादातर का अंदाज निराला होता है, जो कह दिए उसमें आप कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते। डॉक्टर सुनकर बात तो चला आता है, उसको अपनी बेटी से बहुत प्यार होता है, वो उसकी बातों को मानता है, वो अपना वेल्थ जो है वो डोनेट करता है, फास्टिंग भी करता है, प्रेयर भी करता है। 15 दिन के बाद उसको फिर से मिलने की जाने की बात थी, वो वहां पर गया और जॉन अपने जगह पर, अपने घर में, अपने आश्रम में था ही नहीं, बिना बताए गायब है। डॉक्टर बड़ा परेशान, और वो डॉक्टर सिटी से ट्रैवल करके आया था। जॉन चैंग कहीं गांव में, कहीं आश्रम में, कहीं रहता है अपनी जगह पे, नहीं मिला जॉन। वो जो जो इस जो जो जॉन का जो स्टूडेंट जो इसको लेकर आया था, वो बड़ा परेशान कि ये गुरुजी गायब हो गए बिना कुछ बोले, बिना बताए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन के प्लान किया हुआ था। अब उसने वैसे जो बात बोला जॉन चैंग ने वो कर लिया था, लेकिन अब नहीं मिला, नहीं कुछ बात हुई, तो जो ऑपरेशन प्लान है उस ऑपरेशन के अनुसार करना है। ऑपरेशन के लिए जब ले जाया गया डॉक्टर को, तो फिर उस दौरान पता चल गया ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही कि उसकी बॉडी में जो ट्यूमर थे वो गायब हो गए, तो फिर ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। मतलब कितनी पावरफुल केस स्टडी है कि अगर हम कर्मों के महत्व को समझें और उसको बैलेंस करने के लिए ठीक से करें, तो कैंसर जैसा जिसमें ऑपरेशन की जरूरत है वो भी ठीक हो जाता है। एक दूसरी केस स्टडी में लिंडा गुडमैन की बताता हूँ, स्टार साइन, एक पॉपुलर बुक है। वैसे इसमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, उस वजह से ये बुक ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसमें कर्मों के बारे में भी बहुत अच्छा बताया हुआ है। इमॉर्टेलिटी के बारे में भी इसमें अच्छा बताया हुआ है। इसमें लिंडा गुडमैन एक नॉन पर्सन के बारे में लिखती है कि उसको एक कोई रेयर डिजीज हो जाती है, और ऐसी बीमारी जिसका मेडिकल में कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है, वो होपलेस है। फिर उसको लिंडा गुडमैन या कोई स्पिरिचुअल पर्सन सलाह दे देता है, सेवा करो, सेवा करने से कर्मों के बंधन टूट जाते हैं, कट जाते हैं। तो वो जो लेडी होती है वो अपना जॉब छोड़ती है और किसी विकलांग केंद्र में जाकर फुल टाइम सेवा में लग जाती है, जहां पर ज्यादातर विकलांग केंद्र में, अनाथालय में, वृद्धाश्रम में कोई ज्यादा सैलरी तो होती नहीं है, लेकिन उसको सेवा करनी थी वो। और वो ऐसा करते रही कुछ महीने में, कोई 6 महीने या कुछ महीने में। बाद में कभी वो डॉक्टर के पास गई तो पाया गया कि वो डिजीज जो थी उसके बॉडी से गायब हो गई। ये ऐसे ऐसे केस स्टडीज कई सारे एग्जाम्पल अवेलेबल हैं, तो बुक में डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए मैंने इन दो का जिक्र किया, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हम कर्मों के बंधन को, कर्मों के कंसेप्ट को ठीक से समझें, कर्मों को बैलेंस करें, फॉरगिवनेस अफर्मेशन करें, ध्यान करें, ध्यान से समझें, इस बात को समझें कोई बेचारा बेचारी नहीं है। जितना हम अच्छे से समझेंगे, हम कर्मों को बैलेंस कर लेंगे, कर्मों को ओवरकम कर पाएंगे। कार्मिक कनेक्शन, कर्मा रनिंग फ्रॉम मेन इनकारनेशन, जब जाग जाएं, जब समझ जाएं, तो बैलेंसिंग हम शुरू कर सकते हैं।